गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज है 21 अगस्त 2021 और आज हम डिस्कस करने वाले हैं द हिंदूज न्यूज़पेपर को। दोस्तों आप इसकी पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर आप सीधा टेलीग्राम चैनल पर भी सर्च कर सकते हैं इकोनॉमिक्स ईजी और वहाँ से भी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। दोस्तों यहाँ पर आपको राइट हैंड साइड पर न्यूज़ आ रही है कि जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उन्होंने कल की डेट में यानी फ्राइडे को जो सोमनाथ टेम्पल है उसका इनैगोरेट किया है, मतलब उसका एक उद्घाटन किया उसके एक सेक्शन का, जिसमें वो पूरा उन्होंने अपनी प्राचीन कला को दिखाया हुआ है, पूरा प्रदर्शनी टाइप की लगाई हुई है। उस वाले सेगमेंट को इन्होंने क्या किया अपने पास, अभी कुछ टाइम कल ही की डेट में इन्होंने उसका इनैगोरेशन किया है। देखो कहा ये जा रहा है कि जैसे वर्ल्ड के अंदर अभी तालिबान को लेकर एक बहुत बड़ा इशू चल रहा है, लेकिन उसी इशू में से हमारे भारत में क्या हो रहा है कि जो पुरानी चीज़ें जितनी हमारे जैसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं उनको रिहैबिलिश करने का काम किया जा रहा है, जिससे वहाँ का जो टूरिज़्म सेक्टर उसको बढ़ाया जा सके और जितनी भी पुरानी चीज़ें उनको प्रिजर्व किया जा सके। तो ये चीज़ें भी हमारे मतलब देश के लिए, कंट्री के लिए बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि देखो एक कंट्री की पहचान वहाँ के नागरिकों से तो होती ही है, लेकिन कहीं ज़्यादा होती है उनसे जुड़े हुए प्राचीन चीज़ों से, क्योंकि प्राचीन चीज़ों को ही देखने के लिए लोग ज़्यादा उत्सुक होते हैं बजाय कि लोगों को। तो इसलिए ऐसे केस में जितनी भी हमारी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं उनको ध्यान देना, उनकी रिहैबिलिशमेंट करना, उनकी रिकन्स्ट्रक्शन करवाना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो नरेंद्र मोदी उन्होंने लॉन्च किया है, यहाँ पर हिस्टोरिकल मूवमेंट था ये कल की डेट में, जहाँ पर इन्होंने हेरिटेज साइट को रिहैबिलिश करने का काम किया। ठीक है, और ये हमारे एग्ज़ाम के प्रोस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम यहाँ पर चलें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जाई कोविड डी फर्स्ट वैक्सीन फॉर दोज अबव 12 ईयर्स गेट नॉट। क्या मतलब है इसका, कि जैसे आप जानते हैं कि वैक्सीन को लेकर बातें चल रही थी, तो उनमें ये बोला गया था कि 18 साल से नीचे वालों को जो है वो हम अभी वैक्सीनेट नहीं करेंगे। तो एक कंपनी निकल कर आई जिसने एक वैक्सीन बनाई जिसका नाम है जाइकोव डी, और कहा ही जा रहा है कि ये 12 साल और 18 साल के बीच के जितने भी बच्चे हैं, मतलब कह सकते हो एडोलोसेंट, तो उन सबको ही लगाई जाएगी, जिसकी एफिशिएंसी 66% है। और आपको याद होगा कि मैंने आपको कम से कम एक महीना पहले जो न्यूज़पेपर पढ़ाया था उसमें आपको बताया भी था कि यहाँ पर जो गवर्नमेंट है वो कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती बच्चों के केस में, और उन्होंने साफ साफ कहा था कि जब तक प्रॉपर रिसर्च नहीं हो जाएंगी इन चीज़ों पर तब तक हम बच्चों की वैक्सीन जो है वो पब्लिश नहीं करेंगे। तो फिलहाल अभी यहाँ पर रिसर्च किया गया है अहमदाबाद के अंदर, और इस रिसर्च में पाया गया है कि 66% इसमें एफिशिएंसी है, और इसके अंदर 0.5% रिस्क है सिर्फ, मतलब 99.5% रिस्क फ्री है, सिर्फ 0.5% इसमें रिस्क होगा कि हो सकता है उसका कोई साइड इफेक्ट भी हो जाए। अदरवाइज़ ये वैक्सीन बहुत बढ़िया है। बाकी देखते हैं, इसका क्लिनिकल ट्रायल अभी चल रहा है, कब इसको अप्रूवल मिल जाती है। इसके बाद और आगे अगर हम चलें, ये तो था आपका फ्रंट पेज। सेकंड पेज में थोड़ा सा यहाँ पर लोकल न्यूज़ है, इसलिए हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे। थर्ड पेज के अंदर यहाँ पर बोला गया है, अच्छा ये है भी लोकल न्यूज़, लेकिन हम इसको इसलिए डिस्कस करेंगे क्योंकि यहाँ पर ये चीज़ हमें जानने को मिलेगी किस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो अपनी मनमर्जी चला रही है। आप जानते हैं अभी कोविड के चलते ऑक्सीजन क्राइसिस हुई थी, जिसके अंदर कई सारी डेथ हुई थी। तो यहाँ मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल जो है उस चीज़ को क्लैरिफाई कर रहे हैं कि हाँ रियलिटी में डेथ जो है वो ऑक्सीजन की कमी की चलते हुई थी, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको पूरी तरीके से नकार दिया और कहा कि ऐसा कहीं भी नहीं है कि डेथ जो है वो ऑक्सीजन क्राइसिस के चलते हुए, वहाँ पर कोविड-19 के चलते हुए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सेंट्रल और स्टेट में किस तरह से जो है प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही है। ये हमारे एग्ज़ाम का प्रोस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्टिल मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया। अब अगर हम आगे चलें, इस वाले पेज पर भी कुछ ज़्यादा खास नहीं है। यहाँ पर आते हैं पाल्म ऑयल। अच्छा, पाल्म ऑयल की अगर हम बात करें तो इंडिया जो है वो बहुत बड़ा इंपोर्टर है, कि बाहर से जैसे क्रूड ऑयल होता है या एडिबल ऑयल होता है उसका इंपोर्ट करता है। अब इंपोर्ट करने से क्या होता है, हर कंट्री जो है वो यूएस डॉलर की डिमांड करती है। अब जब हमारे यहाँ से यूएस डॉलर चला जाएगा तो फॉरेक्स हमारा कम हो जाएगा, और जितना फॉरेक्स हमारा कम होगा उतना ही हम इंपोर्ट कम कर पाएंगे किसी भी कंट्री के साथ। तो ऐसे में आप जानते हैं कि अभी कुछ टाइम पहले कोविड-19 का जब केस आया था तो आत्मनिर्भर भारत पैकेज अभियान को चलाया गया था, जिसमें 20 लाख करोड़ रुपए जो है वो खर्च किए गए थे। तो यहाँ पर मोदी जी का ये कहना है कि सेल्फ सफिशिएंट बनो, कि जो भी चीज़ें हैं वो खुद अपने आप कर लो। यानी कि यहाँ पर केला गवर्नमेंट क्या कह रही है कि हम पाल्म की खेती खुद करेंगे, जिससे कि जो हम बाहर की जितनी कंट्री जिनसे हम ये इंपोर्ट करते थे वो इंपोर्ट हम कम से कम करें और सेल्फ सफिशिएंट बन जाए। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आते ही यहाँ पर हमारा इंपोर्ट ज़ीरो हो जाएगा, ऐसा नहीं है। हाँ, ग्रेजुअली हम जो है धीरे धीरे चीज़ों को करते हुए चलेंगे और हमारा इंपोर्ट का लेवल क्या होता रहेगा, कम होता रहेगा। किन को लेकर, पाल्म ऑयल्स वगैरह को लेकर। ठीक है, और यहाँ से आपको समझने वाली चीज़ ये है कि यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ सेल्फ सफिशिएंसी की बात बोली जा रही है, कि किस तरह से हम दूसरी कंट्रीज़ पर जो डिपेंड थे ऑयल को लेकर, उस डिपेंडेंसी को हम यहाँ पर ख़त्म करने वाले हैं। ठीक है, तो ये सारा भी केला के अंदर प्रोजेक्ट चल रहा है और बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट यहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा की गई है।
ठीक है। चलो इसके बाद अगर हम आगे चलें यहाँ पर, तो यहाँ भी ऐसा कुछ नहीं है, सारी थोड़ी लोकल न्यूज़ है। ये आ गया आपका एडिटोरियल पार्ट। यहाँ पर 3 एडिटोरियल हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला एडिटोरियल आप देख सकते हैं, रीबूट टू रीसेट। रीबूट टू रीसेट का क्या मतलब है, आपको मैंने कल के न्यूज़पेपर में बताया था फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में। पहली बात दोबारा से सुन लो, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है, जब दो कंट्री आपस में ये डील कर लेती हैं, एग्रीमेंट कर लेती हैं, तो ऐसे केस में अगर इनके बीच में कोई भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है तो उसके ऊपर जो टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स होते हैं वो रिमूव कर दिए जाते हैं। लेट सपोज कि अगर हमने यूएस के साथ एफटीई कर लिया, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, तो अगर हम यूएस से कोई चीज़ इंपोर्ट करवाएंगे या हम उनको कोई माल भेजेंगे तो उसके ऊपर कोई ड्यूटी या कोई चार्जेस हम लगा के नहीं भेजेंगे। यानी जो कॉस्टिंग हमारी इंडिया में पड़ रही है या जो कॉस्टिंग यूएस में पड़ रही है, सेम उसी कॉस्टिंग पर आपको वो माल प्रोवाइड कराया जाएगा। तो जितने भी टैक्सेशन होते हैं वो रिमूव हो जाती है। टैक्स के चलते क्या होता है ना, कॉस्ट बढ़ जाती है, चीज़ें हमें महंगी पड़ती हैं। तो जो टैरिफ और नॉन टैरिफ कोटा होता है उसको हटा दिया जाता है मेंबर कंट्रीज़ के लिए। लेकिन ये तभी होता है जब आपके बीच में एग्रीमेंट हो रखा हो, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, एफटीए। ये कई टाइप के एग्रीमेंट होते हैं, जैसे मैं आपको बताऊं, प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट होता है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है, इकोनॉमिक यूनियन होता है, इकोनॉमिक मार्केट होता है। ठीक है, इस टाइप के एग्रीमेंट होते हैं जिसमें क्या होता है कि एक एक स्टेप चीज़ें ज़्यादा हो जाती हैं। ज़्यादा का मतलब है कि ज़्यादा फ्रेंडली नेचर का हो जाता है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इन जनरल नेचर का होता है, जिसके अंदर सिर्फ ये बोला जाता है कि कोई भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट के अंदर कोई भी जो टैक्स लगेगा वो टैक्स हम आपसे चार्ज नहीं करेंगे। ठीक है, बस इसमें ये होता है। तो अभी जब से जो बाइडन की सरकार आई तब से इन्होंने इंडिया के साथ जो ये एफटी वाला एग्रीमेंट चल रहा था पुराना, उसको ख़त्म कर दिया और कहा कि हम इंडिया के साथ कोई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं करेंगे। हाँ, एक्सपोर्ट इंपोर्ट होगा, लेकिन जो भी हमारे टैक्सेस होते हैं वो आपको टैक्सेस पे करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर ये जो बाइडन की तरफ से एक बहुत हार्श मतलब चीज़ें हो रही हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। जबकि जब डोनाल्ड ट्रंप थे उन्होंने इंडिया के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया था, पुराने क्लॉजेस के हिसाब से काम करने शुरू हुए थे, जिससे इंडिया को फ़ायदा मिलता था। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के अंदर जो टैक्सेस होते हैं वो कम पे करने पड़ते थे, लेकिन अब उन्हें वो टैक्सेस जो हैं वो ज़्यादा पे करने पड़े। तो वही जो हमारे कॉमर्स मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल, उन्होंने सजेस्ट किया था कि आने वाले टाइम के अंदर हो सकता है हम उनसे मिनी ट्रेड डील कर पाएँ, जिसके तहत जो टैक्सेस हैं वो कम कर दिए जाएँ। ख़त्म तो नहीं, बट एटलीस्ट कम भी कर दें तो भी हमारा जो ट्रेड है वो बढ़ सकता है। ठीक है, तो रीबूट टू रीसेट में यही था कि जो इंडो यूएस ट्रेड डील थे वो इंडिया वालों से जो है वो छीन लिया गया, यानी एफटीए अब इंडिया के साथ नहीं करेंगे। देखो ये स्टेटमेंट अभी देंगे, हो सकता है आगे जाके कोई रिलेशन हमारे अच्छे डेवलप हो जाए और उस केस में हमारा जो है उनसे एफटीए एग्रीमेंट हो जाए। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर राइट साइड में एक ये न्यूज़ है, द फॉल ऑफ काबुल, द फीचर ऑफ रिलीजन जियो पॉलिटिक्स। अभी क्या एडिटोरियल बोल रहा है ये आप जानते हैं। आज के पिछले काफ़ी टाइम से हर न्यूज़ में, हर न्यूज़पेपर के अंदर आपको काबुल यानी अफ़गानिस्तान की चर्चा आपको देखने को मिलेगी। यहाँ भी यही बात बोली जा रही है। अब यहाँ पर पता है हम ये डिस्कस नहीं करेंगे कैसे काबुल को कैप्चर किया कैसे नहीं किया, वो तो ऑलरेडी हम इतने टाइम से डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। यहाँ डिस्कस ये करेंगे कि अफ़गानिस्तान को हट जाने से और तालिबान के आ जाने से इंडिया के ट्रेड पर या इंडिया के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, वो सारी चीज़ें। तो मैं आपको बता दूं, जैसे तालिबान के आ जाने से पाकिस्तान ने उनकी हेल्प की, क्योंकि वो भी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है, और चाइना भी उसमें इन्वॉल्व हो गया है। चाइना इसलिए इन्वॉल्व हुआ है, वैसे चाइना टेररिस्ट एक्टिविटी नहीं करता, बट उनको प्रमोट करने के लिए उनको हथियार वगैरह चाइना ही प्रोवाइड करवाता है। तो ऐसे केस में ये यहाँ पर एक ग्रुप बन गया, जैसे बोलते हैं ना कार्टल, तो यहाँ पर एक कार्टल बन गया पाकिस्तान, तालिबान और चाइना का, जिसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर देखने को मिला है, क्योंकि ये सारे हमारे पड़ोसी देश हैं। तो इसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं देखो हमें तो मिलेगा, और साथ में ईरान भी जो है वो अब इनके साथ जुड़ता हुआ नज़र आ रहा है। तो वही ये एडिटोरियल बात कर रहा है कि किस तरह से जो अफ़गानिस्तान है वो ख़त्म हुआ और टेररिस्ट एक्टिविटी बढ़नी स्टार्ट हुई। इसका इम्पैक्ट भारत के जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है वहाँ पर देखने को मिलेगा, और ये हमारे भारत के लिए खतरे की घंटी है कि आने वाले टाइम के अंदर जो सिक्योरिटी अटैक्स हैं, जो साइबर सिक्योरिटी अटैक्स हैं या जो मिलिट्री अटैक्स हैं, उनमें बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। ठीक है, क्योंकि देखो चाइना भी उनके साथ जुड़ गया। चाइना इसलिए जुड़ा है क्योंकि जब दो दुश्मन आपस में लड़ेंगे तो उनको वॉर के लिए वेपन्स कौन प्रोवाइड कराएगा? चाइना प्रोवाइड कराएगा। तो चाइना तो बीच में कूदेगा ही कूदेगा। ठीक है, लेकिन हमारे इंडिया के लिए इसका एक बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, चलो इसके बाद अगर हम थर्ड एडिटोरियल की बात करें तो वो है फेथ एंड मैरिज। फेथ एंड मैरिज का यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट बोला गया कि अगर कोई इंटर कास्ट शादी करता है वो एक्सेप्टेबल है, लेकिन इंटर रिलीजन करता है तो एक्सेप्टेबल नहीं है। यहाँ पे कई टाइप के अलग अलग धर्मों में पीनल प्रोविजंस भी बनाए गए हैं, तो इन सब चीज़ों को लेकर बोला गया है बात यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर एडिटोरियल वन साइडेड बात करता है। मैंने आपको पहले ही बोला था कि किसी भी एडिटोरियल पर ब्लाइंडली फेथ मत करना, क्योंकि ये जो लिखने वाला पर्सन होता है वो अपना प्रोस्पेक्टिव उसके अंदर या अपना ओपिनियन बताता है यहाँ पर। ठीक है, तो ये हमारे 3 एडिटोरियल थे यहाँ पर। इसके बाद अगर हम आगे चलें तो ये तो आपने इसकी तो वीडियो भी देखी होगी कि ये पुल कैसे टूटा है। ठीक है, ये उसी की यहाँ पर स्नैपशॉट डाली गई है। चलो अब
यहाँ पर अब मुझे लगता है बिज़नेस सेक्शन की ओर जाना पड़ेगा, ठीक है। बिज़नेस सेक्शन में दो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, वो चलो हम डिस्कस कर लेते हैं एक बार। बिज़नेस सेक्शन में अगर हम देखें तो एमपीसी वर्मा फ्लैग रिस्क ऑफ पॉलिसी स्टेन, क्या बोला गया है? जैसे अभी जो हमारी एमपीसी मतलब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी हुई थी, तो उसमें जो जयनाथ वर्मा है उन्होंने एक्सपोज किया है कि आरबीआई ने जिस तरह से अपने पास रेट्स में कोई चेंज नहीं किया है वो कहीं ना कहीं सही है। जैसे कोविड के चलते कई सारे हमारे नेगेटिव फैक्टर्स होते हैं, उनको टैकल करने के लिए रेट्स में कोई चेंज नहीं किया गया, और कहा ही जा रहा है कि आने वाले टाइम के अंदर हो सकता है कि रेट के अंदर मेजर चेंजेस किए जाएँ, तो हमें पहले से उस चीज़ के लिए तैयार रहना पड़ेगा। यहाँ राइट साइड एक न्यूज़ है कि आरबीआई और आईआरडीए नोड मस्ट एफडीआई इन बैंक लेड इंश्योरेंस। क्या मतलब है? देखो, आपको पता होगा कि हमारे यहाँ पर इंश्योरेंस को लेकर अपना एक्ट है आईआरडीए एक्ट, ठीक है। तो आरबीआई एक्ट भी अपना 1934। तो जैसे क्या होता है कि बाहर से प्राइवेट प्लेयर्स अगर हमारे आरबीआई में या फिर हमारे इंश्योरेंस सेक्टर में पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, लेकिन ये पहले लिमिट हुआ करती थी 49% की। लेकिन अभी 2021 के अंदर जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन, इन्होंने ये बोला कि हम आने वाले टाइम के अंदर इस लिमिट को बढ़ा के 74% कर देंगे। यानी अगर कोई प्राइवेट प्लेयर हमारी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन या इंश्योरेंस सेक्टर में, चाहे जीआईसी हो चाहे एलआईसी हो, उसमें अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो वो अप टू 74% डायरेक्ट रूट से कर सकता है, ठीक है। उसको कोई परमिशन की ज़रूरत नहीं है, वो अपना इन्वेस्टमेंट कर सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट से देखो चीज़ें संभाली नहीं आ रही है। कहते हैं ना, पीएसयूज एक वाइट एलिफेंट बन के रह गई हैं। कुछ ऐसे यहाँ भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि लॉस मेकिंग है, इनको प्रॉफिटेबल बनाने के लिए हमें प्राइवेट सेक्टर के साथ हाथ मिलाना ही पड़ेगा। इसी वजह से जो कैप थी हमारी 49% की, उसको बढ़ा के इन्होंने 74% कर दिया। 75 नहीं किया, 74% कर दिया। तो ये पूरा जो है इसी पर बेस्ड है, ठीक है। ये देखो यहाँ लिखा भी हुआ है ना, ये देखो 49% है, इस कैप को बढ़ा के इन्होंने कितना कर दिया, 74% कर दिया, ठीक है। अब अगर हम बात करें आज की डेट में हमारे पास टॉप 50 कंपनियां कौन कौन सी है, तो आपके पास है अदानी पोर्ट्स, एशियन पेंट, एक्सिस बैंक, बजाज ऑटो, बजाज फाइनेंस सर्विसेज, बजाज फाइनेंस, भारती एयरटेल, बीपीसीएल, ब्रिटानिया इंडिया, सिप्ला इंडिया, कोल इंडिया, डिविस लैब, डॉक्टर रेड्डी लैब, एंकर मोटर, ग्रासमेन इंडिया, एचसीएल टेक, एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी लाइफ, हीरो मोटोकॉम कॉर्पोरेशन, हिंडल कंपनी, हिंदुस्तान यूनिलीवर, आईसीआईसीआई बैंक, इंडसलैंड बैंक, इंफोसिस, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, आईटीसी, जीएसडब्ल्यू स्टील, कोटेक बैंक, एलएनटी, एमएनएम, मारुति सुजुकी, नेस्ले इंडिया लिमिटेड, एनटीपीसी, ओएनजीसी, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, रिलायंस इंडिया, एसबीआई बैंक, एसबीआई लाइफ, श्री सीमेंट, सन फार्मा, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट, टाटा मोटर, टाटा स्टील, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, टेक महिंद्रा, टाइटन, अल्ट्राटेक सीमेंट, यूपीएल और विप्रो। अगर हम एचडीआर की बात करें, स्पेशल ड्राइंग राइट मतलब आईएमएफ जिसमें लोन देते हैं उसको एचडीआर बोलते हैं। एचडीआर में 5 बास्केट ऑफ करेंसी आती हैं, कौन कौन सी? यूरो, ब्रिटिश पाउंड, जैपनीज येन, चाइनीज युआन, ठीक है। ये 5 करेंसीज हमारे यहाँ पर आती है, ठीक है। चलिए, तो आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पीस आउट।